हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। इस वीडियो से क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर में कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे लेकिन पूरा पढ़ेंगे। आई गारंटी यू आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस रिवाइज के टाइम पे आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपका यहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसी अच्छी बात से आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कार्बन। कार्बन है क्या? एटलीस्ट आपको इतना पता होगा कि कार्बन जो है, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन जो है ये एक एलिमेंट होता है, इज एन एलिमेंट whose atomic number is 6, whose atomic number is 6। एट लीस्ट आपको इतना पता होगा। ठीक, एटॉमिक नंबर 6 का क्या मतलब कि कार्बन के अंदर देयर विल बी 6 प्रोटॉन्स एंड देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स, इतना आपको पता होगा। ठीक, इसके अलावा भी आपको यह याद रखना है या पता होगा कि कार्बन जो है, कार्बन is a non-metal and whose symbol is C, and whose symbol is C। ठीक, मतलब कार्बन जो है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है और कार्बन की सिंबल जो है दैट इज C। अंडरस्टूड? ठीक, अब यहां पर इस नॉन मेटल का मतलब क्या, नॉन मेटल होता क्या है, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर 118 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को आप डिवाइड करते हो इनटू 3 सब ग्रुप्स। कौन कौन सा? एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और थर्ड वी हैव मेटलॉइड्स। ओके, क्लियर? तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको आप 3 ग्रुप में डिवाइड करते हो। अब कार्बन है क्या? कार्बन आपका नॉन मेटल है। कार्बन आपका नॉन मेटल है और आपको पता होगा कि नॉन मेटल का मतलब कि वो एलिमेंट्स जो हीट और करंट को कंडक्ट नहीं करते, विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आपने पढ़ा होगा इन क्लास 9 कि व्हाट आर नॉन मेटल्स, वो एलिमेंट्स जिनके थ्रू हीट और करंट पास नहीं होती। तो कार्बन क्या है? कार्बन आपका एक नॉन मेटल है। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी आपको नॉन मेटल के बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, सुनना आराम से, देयर आउटर मोस्ट शेल, जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हो, वैलेंस शेल कंटेन्स 4 या 5 या 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का मतलब वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल का मतलब वैलेंस शेल, उसके अंदर या तो 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्सेप्शन क्या? हाइड्रोजन। याद रखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसके अंदर खाली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये भी आपका नॉन मेटल है। याद रखना, स्टार मार्क करके रखो, आगे आप यूज करोगे इन योर नेक्स्ट चैप्टर, मेटल और नॉन मेटल, वहां पढ़ोगे। लेकिन अभी ऊपर से मोटा मोटा ये याद रखो कि कार्बन जो है ये आपका नॉन मेटल है। कार्बन इज योर नॉन मेटल। कैसे? देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक, तो इसके के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके एल शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, हमने कहा कि नॉन मेटल का मतलब वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कार्बन आपका नॉन मेटल है। अंडरस्टूड? ठीक ना? अब जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए
कि वाई कार्बन, मतलब हमें कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना, ऐसा क्या है कार्बन के अंदर कि हमारे सिलेबस में कार्बन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, और इवन इन हायर क्लासेस कार्बन के ऊपर एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखना कि हाई क्लास में कार्बन के ऊपर एक नई कंप्लीटली न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज देयर एंड दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इसका मतलब कि अगर आप कंपेयर करोगे बाकी एलिमेंट से, ठीक, बाकी एलिमेंट्स के ऊपर कोई चैप्टर क्यों नहीं है, व्हाई नॉट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, व्हाई ओनली कार्बन, इसका मतलब कि कार्बन के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। कार्बन इज यूनिक, कार्बन इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, ये आपका एक टॉपिक इसके अंदर, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, फिलहाल ये याद रखो कि कार्बन इज यूनिक, कार्बन इज वर्सेटाइल, या कार्बन, कार्बन क्यों पढ़ना, क्योंकि कार्बन आपको ऑलमोस्ट, सुनना आराम से, आप कार्बन को ऑलमोस्ट हर एक जगह पर देखोगे। कार्बन इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कार्बन आपको ऑलमोस्ट हर एक जगह पर मिलता है। कहां पर? हमारे खाने के अंदर। जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उसके अंदर कार्बन है। जो कपड़े हम पहनते हैं, क्लोथ्स, उसके अंदर कार्बन होता है। जो मेडिसिन आप खाते हो या हम लेते हैं उसके अंदर कार्बन है। जो फ्यूल लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वुड, प्लांट, एनिमल, इन सब चीजों के अंदर आपको कार्बन मिलता है। अगर कार्बन ऑलमोस्ट हर एक जगह पर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब कार्बन जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि कार्बन इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर, हर एक जगह पर आपको कार्बन मिलता है, इसीलिए कार्बन आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक। इवन हमारे डीएनए के अंदर, हमारे सेक्स हार्मोन्स के अंदर भी कार्बन भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर लाइफ, इसीलिए आपको कार्बन के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक ठीक। नाउ जो हमने पढ़ा उसके बारे में आप यहां पर देखो, क्या देखो आराम से। कार्बन है क्या? कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, अभी आपने पढ़ा। ठीक, कार्बन इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल एलिमेंट कैसे पता चला? क्योंकि कार्बन ऑलमोस्ट हर एक जगह पर आपको देखने को मिलेगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपने अभी पढ़े। ठीक, इसके अलावा भी याद रखना कि कार्बन हमेशा, या कार्बन अगर हर एक जगह पर प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल अगर आप कंपेयर करोगे इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट और इन एटमॉस्फेयर, कार्बन बहुत ही कम होता है। सुनना आराम से, कार्बन इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे अर्थ के अंदर और इन एटमॉस्फेयर, कार्बन बहुत ही कम होता है। कितना होता है? इन अर्थ यू हैव 0.02% और इन एटमॉस्फेयर यू हैव 0.03%। याद रखना, याद रखना, कार्बन ऑलमोस्ट हर एक जगह पर देखने को मिलेगा, बट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर कार्बन बहुत ही कम परसेंटेज में आपको मिलेगा। देखो, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ कार्बन एंड इन एटमॉस्फेयर वी हैव ओनली 0.03% ऑफ कार्बन। ठीक, बट इसके बावजूद भी कार्बन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। अंडरस्टूड? ठीक, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको कार्बन पढ़ना क्यों है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो पहला टॉपिक आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ोगे, दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, या कार्बन always forms covalent bond। देखो, सुनना आराम से, क्योंकि यही टॉपिक इस चैप्टर की बेस है।
आई गारंटी अगर आपने इस टॉपिक को समझा, आपने तकरीबन 20 to 25% ऑफ कार्बन कंप्लीट किया, क्योंकि इसी टॉपिक के बाद आप ये समझ पाओगे कि कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन मतलब कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले वी विल टॉक अबाउट द बॉन्ड। हम देखेंगे कि ये बॉन्ड होता क्या है। ठीक, देखो आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ कि हमें इस चैप्टर को पहली बार पढ़ना है। ऑल्दो आपने ये बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि हम इसको पहली बार पढ़ रहे, सो दैट्स व्हाई हम पहले देखेंगे कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक किस्म का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एक केमिकल कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनको आपस में ये बांधे हुए रखता है। मतलब बॉन्ड, ए केमिकल बॉन्ड, सुनना आराम से, ए केमिकल बॉन्ड is a strong attractive force, is a strong attractive force that holds atoms or ions together in a केमिकल कंपाउंड। मतलब एक केमिकल कंपाउंड में जो एटम्स होंगे या आयंस होंगे वो आपस में बाइंडेड होते हैं, बाउंडेड होते हैं, बांधे हुए होते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से। उसी फोर्स को हम बॉन्ड बोलते हैं, उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल लेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक, मतलब यहां पर दो एटम्स हैं, ठीक, एक है सोडियम का, दूसरा क्लोरीन का। ठीक, तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसकी वजह से ये एक कंपाउंड बना है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसने इस कंपाउंड को बनाया, उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम बॉन्ड बोलते हैं। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल H2O, वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर H कितने? 2 है, O कितना? 1। तो ये ऐसे नहीं होंगे, इनके बीच में भी कोई ना कोई बॉन्ड होगा, कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसको मिलकर ये एक मॉलिक्यूल बनाता है। अंडरस्टूड? ठीक, तो अब इसी बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। सुनना आराम से, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो। इसी बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। पहला वी हैव आयनिक बॉन्ड, दूसरा वी हैव कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा वी हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। वी हैव ओनली आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? ठीक, बॉन्ड के 3 टाइप्स, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन आवर सिलेबस वी हैव ओनली 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, पहला आयनिक और दूसरा वी हैव कोवलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, अब ये बॉन्ड है क्या? आयनिक बॉन्ड, अ बॉन्ड, सुनना आराम से, अ बॉन्ड, ठीक, विच इज फॉर्मड by transferring of electrons। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा, ठीक, तब उस टाइम पे जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो। ठीक, देखेंगे, एग्जांपल लेंगे, पर फिलहाल याद रखो कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होंगे, या जब शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। और याद रखना कि आयनिक बॉन्ड हमेशा, इट इज यूजुअली, सुनना आराम से, आयनिक बॉन्ड इज यूजुअली फॉर्मड या ऑकर्स between a metal and a non-metal। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिगर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या? कि इट इज यूजुअली फॉर्मड बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड यूजुअली मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। एग्जाम्पल,
सोडियम क्लोराइड। सोडियम आपका मेटल है और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, ठीक। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट्स अवर आयनिक बॉन्ड, ठीक। कैसे, सुनना, देखो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, सुना। देखो सोडियम सिंबल Na, परफेक्ट, एटॉमिक नंबर 11, परफेक्ट। इसके के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में होंगे 8, एम शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ठीक, पता सबको है, के में 2, एल में 8, एम में होगा खाली 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर सोडियम को स्टेबल होना है, अगर सोडियम को स्टेबल होना है एज पर द ऑक्टेट रूल, इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। पता होगा एज पर द ऑक्टेट रूल कि अगर सोडियम को स्टेबल होना है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब अगर ये आपका सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, इसके अंदर होंगे 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एम शेल में इसके पास खाली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको स्टेबल होना है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन है खाली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इसको कोई भी नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब क्या होगा, सुनना आराम से। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो क्या रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसकी जो अब आउटर मोस्ट शेल होगी वो रहेगी शेल एल। क्यों, क्योंकि जो एम शेल थी जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो लूज हुआ, तो इसके बाद हुआ क्या, जो आपकी एम शेल थी वो तो खत्म होगी, एम शेल खत्म होगी, एम शेल खत्म हुई। इसका मतलब इसकी जो अब आउटर मोस्ट शेल होगी दैट विल बी शेल एल, ठीक। और शेल एल में इसके पास देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब जो सोडियम है वो आपका स्टेबल बन गया। सोडियम को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी, अंडरस्टूड, ठीक। इसीलिए इसके ऊपर फिर प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब आप जाकर सोडियम सोडियम आयन बना, कैटायन बन गया, ठीक। पहले सोडियम Na था, ठीक, जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, लेकिन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तब जाकर यहां पर आयन बन गया, एंड दैट्स ओवर कैटायन। कैटायन, कैटायन क्यों, वाई प्लस, क्योंकि अब इसके अंदर 1 प्रोटॉन ज्यादा होता है, यह आपको पता होगा, 1 प्रोटॉन ज्यादा होता है। कैसे, सुनना, सुनना कैसे। देखो पहले सोडियम के अंदर देयर वर 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसीलिए नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। सोडियम जो था इनिशियली इट हैज 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज जो होगा दैट इज 0। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। लेकिन स्टेबल होने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब अब होंगे 11 प्रोटॉन लेकिन होंगे खाली 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया इट विल हैव ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। अब ज्यादा क्या है, प्रोटॉन, कितना ज्यादा, 1, इसीलिए Na के ऊपर +1 या प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि अब इसके पास 1 प्रोटॉन ज्यादा है। अब ये क्या बन गया, आपका आयन बन गया, ओके। चार्ज जब किसी भी एटम पे चढ़ेगा तो समझ लेना कि वो आयन बनेगा, ठीक। तो यहां पर सोडियम चेंज हो गया इनटू सोडियम आयन, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया टू अचीव द स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन लोगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, परफेक्ट। के शेल में होंगे 2, एल में 8 और एम में 7, ठीक, परफेक्ट। अब अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है एज पर द ऑक्टेट रूल, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहां पर 7 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेंड है, 1 इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है, ठीक। तो जो सोडियम था, सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा,
क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, ठीक। स्टेबल होने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, तो होगा क्या, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अब आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 7 थे, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अब आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 8 आए तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन जो है ये अब स्टेबल हो गया एज पर द ऑक्टेट रूल, ठीक। और इसके ऊपर देयर विल बी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 17 इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन्स इनिशियली थे, तो नेट चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया 17 प्रोटॉन्स तो होंगे ही, लेकिन अब इट विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। वहां क्या था, वहां प्रोटॉन्स ज्यादा थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई इसके ऊपर क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। अंडरस्टूड? तो अब होगा क्या, सुनना आराम से। सोडियम जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, क्लोरीन को देगा। तो होगा क्या, इसके बाद वी विल फॉर्म Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। प्लस क्यों, लूज किया, नेगेटिव क्यों, गेन किया, और तब जाकर आपका सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। अब इनके कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बना दैट्स योर आयनिक बॉन्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर आयंस फॉर्म हो गए, दैट्स व्हाई यहां पर क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। सो दिस इज आयनिक बॉन्ड कंसेप्ट। और जो कंपाउंड बन गया ये वाला, दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड जो बनेगा ड्यू टू आयनिक बॉन्ड उसी को आप आयनिक कंपाउंड बोलते हो। तो आयनिक बॉन्ड जिस कंपाउंड के अंदर होगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है, जो आपका कॉमन सॉल्ट है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। अंडरस्टूड? ठीक। तो आयनिक बॉन्ड है क्या, ऐसा बॉन्ड जो बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक, सेकेंड type of the bond, that is covalent bond, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे जाकर। कोवलेंट बॉन्ड, अब ये बॉन्ड है क्या, ये बॉन्ड बनेगा जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे। सुनना आराम से। A bond which is formed by mutual sharing of electrons, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन नहीं होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑकर इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। और याद रखना, दिस बॉन्ड यूजुअली occurs between two non-metals, मतलब ये बॉन्ड यूजुअली दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। वो क्या था, बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल। सोडियम और क्लोरीन मेटल था और एक क्या था, नॉन मेटल था। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली बनेगा बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनता है। कैसे, एग्जाम्पल लेंगे, सुनना आराम से। एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाएंगे, ठीक। HCl के अंदर हाइड्रोजन, अभी देखा ये आपका नॉन मेटल है, क्लोरीन ये भी आपका नॉन मेटल है, तो यहां पर वी हैव टू नॉन मेटल्स, ठीक। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, सुनना आराम से। देखो, वी हैव हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में खाली एक इलेक्ट्रॉन होगा। सुनना आराम से,
तो क्या करो, तो बनाओ इसका एक इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट। नाउ वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। परफेक्ट। इसके के शेल में होंगे 2, एल में 8, एम में होंगे 7। ठीक, तो क्या करो, क्लोरीन के अराउंड बनाओ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। देखो फर्स्ट कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों के अंदर कि जो सिंबल आप लिखते हो H और Cl, इसके अराउंड आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करोगे। याद रखना इसके अराउंड आप हमेशा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करोगे, एंड दैट इज 7। 17 नहीं, 7। ठीक, तो याद रखना जब भी आगे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो याद रखना वहां पर आप हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हो, ना कि सारे। अंडरस्टूड। ठीक, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक, अब सुनना। अब देखो सपोज करो फिलहाल के लिए कि जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन को बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो। सुनना आराम से। हाइड्रोजन क्लोरीन को बोलेगा कि भाई सुनो कि तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो। उससे क्या होगा, उससे हाइड्रोजन के पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक अपना दूसरा क्लोरीन का। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये स्टेबल हो जाएगा एज पर द डुप्लेट रूल। पढ़ा होगा, एज पर द डुप्लेट रूल जो हाइड्रोजन है ये स्टेबल हो गया। ठीक, अगर ये स्टेबल हो गया, लेकिन इसका क्या, क्लोरीन बोलेगा कि अगर मैं तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरा क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो मेरे आउटर मोस्ट शेल में आएंगे अब खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं तो अनस्टेबल हो गया। ठीक, सिमिलरली अगर क्लोरीन बोलेगा, अगर क्लोरीन बोलेगा कि तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, ठीक, तो क्या होगा, तो अगर ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, इसके पास तो खाली एक इलेक्ट्रॉन था, वो तो डोनेट किया, इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन तो रहा ही नहीं। तो इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक, इसका मतलब यहां पर कुछ और चीज करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, यहां पर होगा क्या, यहां पर अब ये बोलेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कराना, हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। सुनना कैसे, आराम से। अब कैसे शेयरिंग होगी, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन को बोलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हम शेयर करेंगे। उससे होगा क्या, अगर आप देखोगे फॉर हाइड्रोजन, अगर इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब इसके पास देयर विल बी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो अपना दूसरा क्लोरीन का। जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हुई, इसके पास अब आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो खुद का और दूसरा क्लोरीन का। तो इसका मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन है ये स्टेबल हो गया एज पर द डुप्लेट रूल, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में नाउ वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब क्लोरीन की बारी, क्लोरीन को भी तो स्टेबल होना है ना, इसके पास अब क्या है, अब क्लोरीन बोलेगा अबे रुक भाई, अब मुझे भी तो स्टेबल होना है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब काउंट करो क्लोरीन के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मतलब क्लोरीन ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया, मतलब क्लोरीन जो है ये भी स्टेबल हो गया एज पर द ऑक्टेट रूल। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों स्टेबल हो गए। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड बन गया जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए, ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अंडरस्टूड। ठीक, तो इसी बॉन्ड को आप कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो, जो बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अंडरस्टूड। ठीक, एक और चीज क्या, यहां पर ये जो बॉन्ड बन गया ये आपने ज्वाइन किया बाय ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस एक लाइन आपने ड्रॉ की। तो अगर एक लाइन बनेगा तो याद रखना एक लाइन को आप सिंगल बॉन्ड बोलते हो, एक लाइन को आप सिंगल बॉन्ड बोलते हो। अगर 2 लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस,
इसको आप डबल बॉन्ड बोलते हो, ठीक। अगर 3 लाइन ड्रॉ करोगे इसको आप ट्रिपल बॉन्ड बोलोगे, ठीक। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के भी 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और याद रखना कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सुनना आराम से, देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होते 2 इलेक्ट्रॉन्स। एमसीक्यू आ सकता है क्या कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो याद रखना देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, सुनना, देखो कैसे, क्योंकि यहां पर इस बॉन्ड के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का। तो याद रखना एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पेयर के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के अंदर देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 1 2 3 4, मतलब यहां पर होंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें होंगे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड। सिंगल बॉन्ड में 1 पेयर, डबल में 2 पेयर और ट्रिपल में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंडरस्टूड। लेकिन बनते कैसे, आपने देखा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना कैसे, अब हम देखेंगे कि डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, ठीक। HCl जो अभी आपने देखा, दिस वन लाइक दिस वन, ठीक, दिस वन, ठीक। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो HCl, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HCl, ठीक। तो इनके बीच में क्या बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे किसका, O2 का। O2 मतलब ऑक्सीजन, कितने हैं, 2 एटम्स हैं। तो देखो O और O, ठीक। अब क्या करेंगे, नाउ O का एटॉमिक नंबर क्या, 8, परफेक्ट। K शेल में 2, L शेल में 6, ठीक। और मैंने अभी कहा था कि इसके अराउंड आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हो। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 और 4 2 6, ठीक। सिमिलरली यहां पर इसके पास 6, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनना आराम से, अगर इसको स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब हम बोलेंगे कि ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, क्योंकि यहां पर 8 होने चाहिए, 6 है, 2 पेंडिंग है। तो यहां पर होगा क्या, जो O है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबल होगा। मतलब कैसे, देखो कैसे, मतलब जो आपका O है, सुनना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये आपका स्टेबल हो गया, ये आपका स्टेबल हो गया। आप इसका देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये भी आपका स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब यहां पर जब आप बॉन्ड बनाओगे, सुनना, ये आपका एक बॉन्ड और ये आपका दूसरा बॉन्ड, तो यहां पर क्या बन गया, ये आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और डबल बॉन्ड के अंदर मैंने कहा था कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, 1 2 3 4 और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अंडरस्टूड, ठीक। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। उसके लिए हम क्या लेंगे, वी विल टेक नाइट्रोजन, N2 सिंपल
N2, यहां पर भी N कितने 2 है। ठीक, तो क्या करो, N मतलब नाइट्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक, तो K शेल में होंगे 2, L शेल में होंगे 5। ओके, तो ड्रॉ करो 1 2 3 4 5, सेम 1 2 3 4 5, इसके 5 इसके 5। ठीक, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर स्टेबल होना है इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, इसीलिए आपने यहां से 3 डॉट लिखे। देखो ये भी बच्चों के अंदर बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि आप इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओगे। देखो इन केस ऑफ O हमने 2 2 रखे, ऐसे ऐसे 2 रखे। 2 क्यों रखे? व्हाई नॉट लाइक दिस, ऐसे 3 यहां से, 4 यहां से, यहां से। क्यों? क्योंकि याद रखना आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं यहां की ओर जितने शेयर करके स्टेबिलिटी बनेगी। आई रिपीट, उतने इलेक्ट्रॉन्स आप यहां से दिखाओगे जितने शेयरिंग करने से वो स्टेबल हो जाएंगे। अगर इसके पास 6 थे, ठीक, तो 2 पेंडिंग है, इसका मतलब आप यहां से खाली 2 ही बनाओगे, क्योंकि 2 को शेयर करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। इसमें 3 की रिक्वायरमेंट है, तो आपने यहां से 3 को शो किया, बचे कितने? 2, उसको लिखो पेयर में। याद रखना, इन शॉर्ट एक चीज याद रखना, जब भी आपको स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, बॉन्ड बनाना होगा, तो पहले लिखो कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, उसके बाद क्या करो, पेयर में लिखो। यहां पर 3 की रिक्वायरमेंट, तो जो 2 बचेंगे उसका बनाओ क्या, पेयर। ठीक, तो देखो अब ट्राई टू मेक देम स्टेबल। देखो N के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये स्टेबल हो गया। ओके, अब इसका N देखो, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये भी आपका स्टेबल हो गया। बोथ आर स्टेबल। स्टेबल हुआ कैसे? यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। एंड दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। अंडरस्टूड? ठीक, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कैसे आप कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, या ट्रिपल हो। एक चीज याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर करोगे यहां से, देखना कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, उतने यहां से दिखाओ, बाकी बनाओ ऊपर से। ओके, एग्जाम्पल लेंगे ताकि थोड़ा और ये क्लियर हो जाए। देखो NH3, NH3, ठीक, N एक H3, तो N एक H3 है, कहीं से बनाओ आपकी मर्जी, H H H3, ठीक। देखो N इज योर सेंट्रल एटम, मतलब जो बीच में आएगा। याद रखना यूजुअली जो छोटा होता है, मतलब जितने एटम्स कम होंगे, यहां पर H3 है, ये एक ही है, तो जो कम होगा वो आप हमेशा सेंटर पे रखोगे। लाइक CH4 H4 C1, तो C आप हमेशा बीच में रखोगे, सेंट्रल एटम्स को बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब स्टेबल करना है, स्टेबिलिटी अचीव करनी है। हमने अभी देखा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब मसला यह है कि यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन कैसे शो करोगे। इससे पहले आपने ऐसे दिखाया था, 2 यहां से और 3 यहां से। अब मसला यह है, इस केस में क्या करोगे? मैंने कहा था आप देखोगे किसको स्टेबल होना है, यहां पर इनको स्टेबल होना है, इसको भी होना है, आई नो, लेकिन याद रखना फोकस ऑन दीज। सुनना आराम से, इसके पास 1 होता है, ये पता है, इसके पास 1 होता है, इसके पास भी 1 होता है, ये सबको पता है। ठीक, तो अगर इसको स्टेबल होना है, ठीक, इसको अगर अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा 1, ये इसको दो। आई रिपीट, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
ठीक, तो नाइट्रोजन जो है ये इसको अपना एक देगा, तब जाकर ये स्टेबल हो जाएगा। परफेक्ट। सेम फॉर दिस हाइड्रोजन, ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाकर स्टेबल हो जाएगा। सेम फॉर दिस हाइड्रोजन, ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब हुआ क्या, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके जो हाइड्रोजन थे ये सारे स्टेबल हो गए। सुनना आराम से, ठीक, स्टेबल हो गया, डुप्लेट रूल, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब अगर नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, बचे कितने, 2, तो उसको आराम से यहां पर शो करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स, खत्म। ऑलवेज ट्राई टू स्टेबल दीज, ठीक, ये अपने आप स्टेबल हो जाएगा, गारंटी। ठीक, तो यहां पर आपने 3 यहां से क्यों रखे, क्योंकि नाइट्रोजन आपको बनाना था और उसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, दैट्स व्हाई यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब यहां पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नाउ वी हैव हाइड्रोजन और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, पहले वही स्टेबल करो, ये अपने आप स्टेबल हुआ होगा। कैसे, चेक करो, देखो, सुनो, एन अपने आप स्टेबल हुआ हुआ कैसे, एक इलेक्ट्रॉन 2, ऐसे, सुनना आराम से, देखो एन कैसे, लाइक दिस, क्योंकि इसने इसके साथ शेयरिंग की। सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्टेबल हो गया। जब आपने हाइड्रोजन को स्टेबल किया, एन ऑटोमेटिकली अपना स्टेबल हो गया। ओके, ठीक, तो सुनो एक और चीज, क्या इसमें, कि इस NH3 मॉलिक्यूल के अंदर आई कैन से देयर आर 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, याद रखना, इन 3 सिंगल बॉन्ड्स, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ऐसे होगा, ये 3 सिंगल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल और सिंगल, दीज आर नॉट ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये वाला जो शेयर नहीं हुआ, याद रखना, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर। इनको हम बोलेंगे क्या, दीज आर शेयर्ड पेयर्स, लेकिन जो पेयर शेयर नहीं हुआ, दे आर कॉल्ड लोन पेयर, दे आर कॉल्ड लोन पेयर। अंडरस्टूड, ठीक। तो ये आपने क्या सीखा कि कैसे आप सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हो। एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेंगे, ताकि आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। क्या, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, चलो एक काम करेंगे, इजी करेंगे फिलहाल के लिए। CH4, मीथेन, नाम फिलहाल भूल जाओ, CH4। देखो, C छोटा कैसे, ये 1 है, ये 4 है, तो C आपका होगा सेंट्रल एटम। ओके, ठीक। अब हमने देखा अभी कि C के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बनाओ 1 2 3 और 4। ठीक, नाउ इसके पास क्या है, नाउ इट विल हैव 4 हाइड्रोजन्स, 4 क्या है, हाइड्रोजन्स, H H H और H। अब क्या करो, वी नो दैट H के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करो, ट्राई टू स्टेबल हाइड्रोजन, C अपने आप स्टेबल हो जाएगा। कैसे, सुना, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन ऑलवेज फॉलोज डुप्लेट रूल, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, स्टेबल हो गया। सेम फॉर दिस हाइड्रोजन, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। मतलब इन दिस मॉलिक्यूल वी हैव 4 सिंगल बॉन्ड्स, वी हैव 4 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक, और ये चारों स्टेबल हो गए। अब कार्बन जो है ये ऑटोमेटिकली स्टेबल हुआ होगा। कैसे, सुनना, कार्बन जो है वो कैसे स्टेबल हुआ होगा, ये कार्बन, क्योंकि कार्बन ने यहां पर हर एक के साथ शेयरिंग की है, 1 2 3 4,
5 6 7 8, मतलब कार्बन ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया। ऑक्टेट रूल फॉलो किया मतलब कार्बन भी यहां पर स्टेबल हो गया। दोनों ये भी हुए और ये भी आपका स्टेबल हो गया। अंडरस्टूड। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे? CH H H H, और आप ऐसे भी लिख सकते हो CH4। ओके, अगर आपको ये 3 चीजें समझ आए होंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आपने इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए। 3 टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए। कौन कौन सा? पहला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ये 3 आपने कंप्लीट किए। कैसे? ये जो है पहला वाला, ये इसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये जिसमें आप बॉन्ड शो करते हो, इसमें आप बॉन्ड शो नहीं करते। ठीक, कर सकते हो लेकिन नहीं करते। इसमें आप बॉन्ड शो करते हो, दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जब आप इनको कंडेंस फॉर्म में लिखोगे लाइक दिस, इसको आप कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चर, ये 3 टॉपिक आपके इसी से कवर हुए होंगे। अभी आपको ये आराम से पढ़ना है इंडिविजुअली, लेकिन फिलहाल ऊपर ऊपर इतना याद रखो कि दीज 3 आर योर डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक, अंडरस्टूड। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। अभी इसके बाद आपको कार्बन, जो आपका मेन टॉपिक है कि कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन इसके बाद भी आप और भी इसके अंदर टॉपिक पढ़ोगे और भी बॉन्डिंग करोगे, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।